हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं भाई डिटर्मिनेंट की। क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो बच्चों इससे पहले वाली वीडियोस में आपने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा कि डिटर्मिनेंट क्या चीज़ होती है। फिर आपने पढ़ा माइनर्स के बारे में, कोफैक्टर्स के बारे में, सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में। इस तरह से आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ लिया। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज किसकी, डिटर्मिनेंट की। अगर आपने इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो बच्चों सबसे पहले सिंपल सी प्रॉपर्टी जो आप अपने आप भी उसका प्रूफ देख सकते हैं कि क्या है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं, क्या कह रहे हैं, किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लेके चलें, सीक्वेंस में लेके चलें तो मैथ्स हम लेके चलते हैं। क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी, द वैल्यू। पहले इस जो प्रॉपर्टी है ये, इस प्रॉपर्टी को सिंपल भाषा में बताता हूं मैं आपको कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें, क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर दें तो उसकी वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसकी वैल्यू का मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इन्होंने जो पहली प्रॉपर्टी बोल रखी है देखना ध्यान से, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज नहीं होती। कब नहीं चेंज होती, इफ रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रो। रो के तो कॉलम बना दे और कॉलम्स के रो बना दे, कहने का मतलब मैट्रिक्स का आपने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ओके, सेकंड क्या है कि अगर दो रो या दो कॉलम्स को हम एक दूसरे के साथ मतलब इंटरचेंज कर दें, मतलब C1 और C2 को लेके चलते हैं, C1 की जगह C2 आ गया, C2 की जगह C1 आ गया, तो वहां से भी उसकी वैल्यू जो आएगी सिर्फ साइन का चेंज आएगा। मतलब प्लस है डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो माइनस आ जाएगी, और माइनस है तो क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी यही है कि इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, अगर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड, मतलब डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। मैंने यही बताया कि अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो रो या दो कॉलम, क्या कह रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर, यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो जाती हैं, आइडेंटिकल हो जाती हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वहां से भी इक्वल टू जीरो आ जाएगी। ओके, यहां से भी क्या आ जाएगी, इक्वल टू जीरो आ जाएगी। क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। मैं इसका एग्जांपल दे के चलता हूं, ध्यान से समझना। जैसे 1 5 3 2 1 7 1 5 3, देखिए बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो R1 और R3 क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, 1 5 3 1 5 3। तो यहां से हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, इक्वल टू जीरो रख सकते हैं, क्योंकि आप देखें कि R1 और R3 दोनों की दोनों रो आइडेंटिकल हैं, दोनों की दोनों रो सेम हैं। अगर आप यही कंसेप्ट कॉलम्स के ऊपर देखें तो वो भी वहां से क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। कॉलम्स में भी अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं दो कॉलम तो वहां से उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। ओके, अब यहां से फोर्थ प्रॉपर्टी देखें। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर। क्या कह रहे हैं, अगर हर एक एलिमेंट, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट को हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर। देखें ध्यान से भाई, जैसे कोई सपोज करो ए मैट्रिक्स है आपके पास, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ओके, ये ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ठीक है। अगर इसके बाद मैं आपको ये बोलूं कि KA1 KB1 KC1 A2 B2 C2
A3 B3 C3, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहें ना तो क्या करो, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और ये मैट्रिक्स अगर आप निकालना चाहें तो इस डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई डायरेक्टली किससे कर दें, K से कर दें। ओके, क्या कह रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई, किस डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई, जो आपने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था उस डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई डायरेक्टली आप K से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब बात को समझे बच्चों, ये तो हम क्या कह रहे हैं, K इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ है। एक सिंपल सा और इंपॉर्टेंट चीज एक नंबर में पक्का मिलती है, कंपटीशन में भी और 12th में भी। K इंटू में A का अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहें, K इंटू में अगर A का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा K पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ A, K पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ऐसा क्यों, बात को समझे ध्यान से। यहां से अगर देखें तो जब आपने एक रो को K से मल्टीप्लाई किया, जब आपने एक रो को K से मल्टीप्लाई किया तो K इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया। जब दूसरी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो K स्क्वायर इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा। जब तीसरी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, K क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहाँ पे जो ये n लिखा है ये एक क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर देख सकते हैं आप बच्चों, 3 क्रॉस 3 है, तो यहाँ पे K पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझे बिल्कुल ध्यान से, इसका मतलब ये है कि K की मल्टीप्लाई उसके हर एक एलिमेंट से कर दी, उसके हर एक से बात कर रहे हैं हम, ना कि किसी रो या किसी कॉलम से। जैसे हमने यहाँ पे एक रो को किया था, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर मतलब K A की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर रखी है हमने। ओके, तो हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर रखी है। अगर इसमें हम देखें K A का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, वो K क्यूब इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा। ओके, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें बिल्कुल। अब इससे नेक्स्ट क्या कहती है प्रॉपर्टी भाई, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो of a determinant is expressed as a sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants। ये प्रॉपर्टी बच्चों मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल लेके। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखें इसको। मान लो सपोज करो यहां पे a प्लस a1 है, b प्लस b1 है, c प्लस c1 है, यहाँ पे a प्लस a1 b प्लस b1 c प्लस c1, यहाँ पे c d e f g h कोई भी हमने ले लिया। यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट अगर आपको एक्सपेंड करना है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि अगर कोई रो या किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, एक रो या एक कॉलम के अंदर बात कर रहे हैं, दो चीज़ों में अगर हम उनको सम में लिख सकते हैं तो वो डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट में तोड़ा जा सकता है, जैसे सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। जैसे कि देखें ध्यान से, ए सी डी मीन्स ए बी सी, इसका लिख लें ए बी सी, सी ई जी डी एफ एच। ओके, प्लस दूसरी वाला A1 B1 C1 C E G D F H। ये आप दो सम में तोड़ सकते हैं। दोबारा से फिर स्टेटमेंट देखें आप इसकी। स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू टर्म्स, then it can be expressible as sum of two different determinants। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो बी एडेड टू सम मल्टीपल ऑफ k ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो या फिर कॉलम। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर बात कर सकते हैं आसानी से, वो क्या है किस हिसाब से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इन्होंने बोला कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी दूसरी रो का स्केलर मल्टीपल या कॉलम के अंदर बात करें
अगर किसी दूसरी रो का स्केलर मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। देखें ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं, 2 ऑर्डर में बता रहा हूं, 2 ऑर्डर में, 3 ऑर्डर में, आप खुद ट्राई करेंगे। 1 2 7 3, कोई भी ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली। ओके, इसका हमें डिटर्मिनेंट करना है। ओके, इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट। बात को ध्यान से समझें, मैंने आपको बताया कि किसी भी रो के अंदर किसी दूसरी रो का स्केलर मल्टीपल अगर ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए माइनस प्लस के साथ, तो उसकी वैल्यू पे चेंज नहीं, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। इसका डिटर्मिनेंट देखें बिल्कुल ध्यान से, 3 -7 2 जा 14 -11 आया। अब मैं इस रो के अंदर मतलब R2 के अंदर ऑपरेशन लगा रहा हूं, R2 टेंड्स टू R2 प्लस कुछ भी, कोई बाउंडेशन नहीं है, 6 टाइम्स ऑफ R1 कर दें फॉर एग्जाम्पल, 6 टाइम्स ऑफ R1 कर दिया, मतलब इसमें इसका 6 टाइम्स करके और ऐड कर दिया, तो R1 में कोई चीज नहीं है, एज इट इज। इसमें इसका 6 टाइम्स करें और ऐड कर दें, 6 1 जा 6 और 7 13। अब इसका 6 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 6 टाइम्स ऑफ 2 तो 12, तो कितना आ गया, 12 + 3 15। ओके, इसका फिर से डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका हम फिर से डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो 15 1 जा 15 -13 2 जा 26, दैट इज -11। देख सकते हैं आप, ये क्या आ गया आपके पास, -11 आ गया। यहां से देखा तो ये भी -11 और यहां से देखा तो ये भी -11। मतलब कहने का ये हुआ कि एक दूसरे रो का अगर स्केलर मल्टीपल ऐड कर दिया जाए तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओके, अब देखना बिल्कुल ध्यान से, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। मतलब उनका ऑर्डर सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, उनकी मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालें या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी कर दें, ये दोनों क्या रहेंगे आपके पास, इक्वल रहेंगे। ओके, क्या रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट वो क्या सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस। तो ये था भी आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी डिटर्मिनेंट की। इसके बाद हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि किस हिसाब से हम रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, किस हिसाब से हम कॉलम ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से समझें, जैसे पहला ऑपरेशन मान लो सपोज करें, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट R2 टेंड्स टू R2 + 6 टाइम्स ऑफ R1 कर दिया। मतलब अगर इस ऑपरेशन को लेके चलें तो हम अगर इसको जनरल लिखें तो Ri टेंड्स टू Ri प्लस कुछ भी K टाइम्स ऑफ Rj लिख दें। ओके, तो ये एक ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन जैसे Ki = KRi कर दिया, मतलब Ri टेंड्स टू K × Ri कर दिया। इसी तरह से हम कॉलम्स के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज, मतलब Ri और Rj को इंटरचेंज कर दिया तो ये डबल एरो जो लगेगी वो क्या है, इंटरचेंजिंग की। जैसे मैंने आपको ये रोज के अंदर बताया वैसे ही ये किसके अंदर आएंगे, कॉलम्स के अंदर आएंगे। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं आपके रोज के और कॉलम्स के। तो कुछ इन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं आपको, 7-8 जो प्रॉपर्टी अभी हुई हैं, उनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं। हम एक्सरसाइज से लेके चलें या फिर हम जनरल लेके चलें, ध्यान से समझें कि किस हिसाब से हम उनको सोल्व करेंगे। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो इसलिए आप वीडियो को पूरी देखें और अच्छी तरह से समझें चीजों को। देखो भी ध्यान से, सबसे पहले एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। इन्होंने बोला ये प्रॉपर्टीज सबसे पहले क्या किस लिए पढ़ते हैं हम, कि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज का यूज करके कुछ हम उसको एक्सपेंड करने में, उसके लिए हमारी क्या हो जाए, आसानी हो जाए, हम उसको आसानी से एक्सपेंड कर सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग डायरेक्टली प्रॉपर्टीज का यूज करके ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी।
ओके तो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का ही कंसेप्ट डाल रखा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वैनिसेस, मतलब हर एक डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, वैनिश होगा, जीरो होगा। ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखें 148 111 37 4 3 1 23 17 101 ये बताना है कि इस, और एक बात ध्यान रखें एक्सपेंड नहीं करना, सबसे पहले इन्होंने मेंशन कर रखा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए इसकी वैल्यू क्या शो करनी है, जीरो, वैनिश जीरो, जीरो मीन्स। अब अगर आप बात को नोट करें, यहां से 37 कॉमन निकल रहा है, यहां से क्या निकल रहा है 37 बाहर निकाल लिया, यहां पे क्या बचा 4, यहां पे क्या 3, यहां पे क्या बचा 1, 4 3 1 और 23 17 101। यहां पे देखें तो आप C1 और जो C2 है ना वो क्या है, आइडेंटिकल है, आर आइडेंटिकल, हेंस इट्स वैल्यू इज जीरो। ओके इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि प्रॉपर्टी बच्चों आपने पढ़ी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर हम दो रो या दो कॉलम देखते हैं कि वो सेम है, वो आइडेंटिकल हैं, तो वहां से डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं कि उसकी वैल्यू जीरो होगी। आप बच्चों अगर ट्राई करना चाहें इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने बोला था विदाउट एक्सपेंडिंग। ओके नेक्स्ट है 2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x 6x 9x 12x इसके डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, सेम वही प्रोसेस। अगर आप यहां से देखें, इनमें से तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, अगर आप यहां से देखें तो यहां से इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 3x कॉमन निकल रहा है। जैसे ही आप 3x कॉमन निकालोगे तो 2 3 4 5 6 8 2 3 4 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपके पास जीरो आ जाएगी, क्योंकि R1 और R3 देख सकते हैं आप क्या है, ये इक्वल है। ओके तो यहां से आप खुद ट्राई करें इसे। नेक्स्ट 2 2 2 कॉलम के अंदर बात कर रहा हूं मैं, 2 2 2 फिर ABC बोल दिया, फिर नेक्स्ट कॉलम के अंदर मतलब C3 के अंदर फिर से ABC ABC ABC, तो C1 से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 1 1 1 आ गया। ABC C3 से कॉमन निकाल सकते हैं, फिर 1 1 1 आ गया। तो C1 और C3 यहाँ पे आइडेंटिकल हो गए, और जैसे ही वो आइडेंटिकल हुई तो आप कह सकते हैं कि इसका इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, जीरो आएगी। ओके क्या आएगी आपके पास, जीरो आएगी। अब नेक्स्ट देखें, जैसे इन्होंने ये बोल दिया x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, यहाँ पे जेड दे दिया, यहाँ पे एक्स दे दिया, यहाँ पे वाई दे दिया, ये 1 1 1 दे दिए। मैंने अभी ऑपरेशन बताया था आपको, आर आई टेंड्स टू आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे, मतलब एक दूसरी रो का स्केलर मल्टीपल अगर ऐड कर दिया जाए किसी दूसरी रो में तो उसकी वैल्यू के ऊपर, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों। तो यहां पे भी कुछ इस टाइप का ही कंसेप्ट है। मैं इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस क्या, K टाइम्स ऑफ आर जे बोला है, तो K की वैल्यू 1 ले लें। क्या कह रहे हैं, K की वैल्यू 1 ले लें, तो 1 इंटू में R2, दैट इज मैंने सीधा अगर सिंपल सी भाषा बोले, मोटी भाषा बोले तो यहां पे क्या है, R1 और R2 का ऐड कर दिया। ओके क्यों देखा ऐसा, क्या किस हिसाब से हमें पता चला, यहां पे एक्स वाई है, यहां पे वाई जेड है, यहां पे जेड और एक्स है। एडिशन के अंदर अगर हम बात करें, अगर x प्लस वाई इसमें जेड ऐड कर दें तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। देखते हैं ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, एंड सिमिलरली x प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1। बिल्कुल ध्यान से फिर से वही कंसेप्ट, यहां से देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकल रहा है, 1 1 1 ये आ गया, जेड एक्स वाई 1 1 1। R1 और R3 यहां पे भी बच्चों आइडेंटिकल हैं। अगर ये आइडेंटिकल हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0। ओके
तो एक क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट देखें भाई ध्यान से। ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स ही चल रहे हैं बच्चों आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हैं। ये लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस डेल्टा, कोस अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा कोस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कोस गामा प्लस डेल्टा। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, मतलब इसके डिटर्मिनेंट का फाइंड आउट करने का मतलब हमें शो करना है, इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है स्टेटमेंट में कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो वैनिश होगी, वो जीरो होगी। ओके, देखिए भाई ध्यान से, क्या करें, यहाँ पे साइन अल्फा एज इट इज, कोस अल्फा एज इट इज, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ए की जगह अल्फा आ गया और बी की जगह डेल्टा आ गया, तो कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। सिमिलरली साइन बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। ध्यान से समझे कंसेप्ट को। अब यहां पे साइन गामा कोस गामा और कोस गामा कोस डेल्टा, यहां से फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है, माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखें, सीधी सीधी इन्होंने बोल रखा है, पहले ही मेंशन कर रखा है विदाउट एक्सपेंडिंग काम करना है हमें, इसको एक्सपेंड तो करना नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लेके इसमें से और उसकी हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखें मैंने क्या किया, इसको उठाया कंप्लीट, कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा और साइन डेल्टा। ओके, ये ले लिया हमने। तो अब देखें बिल्कुल ध्यान से कि क्या होगा कंसेप्ट। यहां पे कोस अल्फा कोस डेल्टा है, ठीक है, यहां पे कोस अल्फा है, अगर यहां पे इसकी मल्टीप्लाई जो मैंने k यूज किया था उस k की वैल्यू को कोस डेल्टा अगर ले लें, क्या कह रहे हैं, उस k की वैल्यू को कोस डेल्टा ले लें, इसको कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज ए k ट्रीट करें। यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे एज ए इसको क्या ट्रीट करें, k। ठीक है, कोस अल्फा इंटू कोस डेल्टा, ये प्लस है, इसको माइनस कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहां से ये साइन अल्फा है, इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी यहां से क्या ट्रीट कर लें, के ट्रीट कर लें, मतलब एक दूसरे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमने उसके अंदर, अब ये माइनस है तो इसको प्लस कर दो, ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। ओके, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब बात को समझे, साइन अल्फा कोस अल्फा, इससे पहले मैं आपको ये ऑपरेशन बताता हूं। यहां तक देखें, ये क्या था, C3 माइनस ये क्या था, कोस डेल्टा, हमने अपनी तरफ से लिया था, जो कि k की वैल्यू मैंने आपको बताया। ये वाला क्या है, C2 प्लस ये आपके पास साइन अल्फा C1 के अंदर कोस साइन डेल्टा हमने फिर से वो लिया, k की वैल्यू K1 K2 आप लेट कर सकते हैं इनको, साइन डेल्टा इंटू में C1, तो मतलब ये ऑपरेशन अप्लाई हुआ, C3 टेंड्स टू C3 माइनस कोस डेल्टा C2 प्लस साइन डेल्टा C1। ओके, ये ऑपरेशन जब यहां पे भी अप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं है बच्चों, यहां पे अल्फा आ गया तो यहां पे बीटा आ गया, डेल्टा थ्रू आउट सेम चल रहा है। तो ये पहले वाला देखिए, तो साइन अल्फा साइन बीटा और ये साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो। आप देख सकते हैं सारे अगर जीरो आ जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ओके, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई आपके पास, जीरो आई। तो यहां से यही बोल रहे थे कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दीज डिटर्मिनेंट्स वैनिश, मतलब इन डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू जीरो आ जाएगी। ओके, तो बच्चों ये वीडियो थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की यहाँ पे, और साथ साथ में इसका जो पहला क्वेश्चन कि विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट को वैनिश शो करना था, तो इसलिए इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और बने रहें बच्चों हमारे साथ।
और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।